अरे वाह वाह बेटा, हम जानते थे कि तू बहुत तरक्की करेगा एक दिन। और आखिर बेटा किसका है, प्रमोशन तो मिलना ही था। मैं अभी भगवान जी के आगे प्रसाद और आरती का दिया जलाकर आई हूँ और उन्हें धन्यवाद भी कहकर आई हूँ। भगवान की कृपा से ही आपको इतनी तरक्की मिली है काम में। ये तो है, आज मेरी 10 साल की मेहनत सफल हो गई। भगवान की कृपा से अब कंपनी में मेरा अपना ऑफिस होगा। पापा, आप वो दूसरी बात तो बताइए जो आपने मुझे और सोनिया को बताई थी। अरे हाँ, सबसे बड़ी बात बताना तो मैं भूल ही गया। लगता है प्रमोशन के साथ काजू कतली का डब्बा भी मिला है जी, तभी तो देखो कितना खुश हो रहा है। अरे देवकी, तुम भी क्या छोटा छोटा सोच रही हो। काजू कतली के डब्बे पर इतना खुश होगा क्या वो? जरूर काजू कतली के साथ में सूखे मेवे भी तोहफे में मिले होंगे, है ना? दादाजी, ना काजू कतली मिली है ना ही सूखे मेवे मिले हैं। उससे भी कुछ बड़ा मिला है पापा को कंपनी की तरफ से। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा मिला है। ऐसा तो क्या मिला है आपको जो ये दोनों इतना खुश हो रहे हैं? अरे मुझे कंपनी की तरफ से नया घर मिला है। क्या? अरे ये तो खुशी ही नहीं, नाचने की बात है। इसका मतलब अब हम अपने नए घर में जाकर रहने वाले हैं। हाँ दादाजी, और वो नया घर बड़े ही पॉश एरिया में है। रोहन, मेरे कई सारे दोस्त वहाँ रहते हैं। भगवान ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही दे दिया इस बार, नहीं? मैं 11 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी इस बार भगवान जी को। तो कब चलना है हमें उस नए घर में? हम इस हफ्ते ही शिफ्ट हो जाएंगे पापा। चलो भाई, सब लोग अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। देसाई परिवार में सब ने अपना अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। अगले ही हफ्ते वो उस बिल्डिंग के नीचे खड़े थे जहां कंपनी ने उनको नया घर दिया था। पापा, बिल्डिंग तो यही है, मंदिर के सामने वाली। अब यहाँ हमारा नंबर कौन सा है वो आपके मोबाइल पे कंपनी वालों ने भेजा होगा। अरे बाप रे, ये कितना मंजिला बिल्डिंग है रे? दादी, इस बिल्डिंग में 30 मंजिल है। मुझे तो यहाँ से देख कर ही चक्कर आ रहा है। हाँ, लेकिन माँ जी, हमारा घर थोड़ी ना इतनी ऊपर होगा। मुझे तो लगता है तीसरे या चौथे माले पर होगा हमारा नया घर। एक मिनट, मुझे देखने तो दो कौन सा है हमारा नंबर। हमारा नंबर, हे भगवान। विपुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके घर का नंबर 27वें माले पे था। वो उन्हें लिफ्ट में ऊपर की तरफ ले जा रहा था, जहां तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 20 मिनट लग गए। अरे विपुल बेटा, और कितनी ऊपर है हमारा घर? बस पापा, बस पहुंच गए हम। ये रहा हमारा घर, 27वें माले पर है। हमारा घर बादल पे है क्या? यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लग गया बेटा? माँ, अब कंपनी वाले ने यही घर हमें दिया है तो आइए ना अंदर। अरे इतनी ऊपर है घर, मैं तो नीचे देख भी नहीं पा रही हूँ। मम्मी, कुछ नहीं होगा, आइए ना अंदर चलते हैं घर के। देसाई परिवार इस 27वीं मंजिल पर रहने तो आ गया था, लेकिन उन्हें इस घर में काम करने में और रहने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। अरे सोनिया, जा जरा ये कपड़े डालकर आ बालकनी में। क्या हुआ? आप यहाँ छुप के क्यों खड़ी हैं? अरे मुझे ना बड़ा डर लग रहा है, मैं नहीं आ रही हूँ कपड़े डालने के लिए। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं भी तो खड़ी हूँ यहाँ। आइए, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। आइए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, हमें तो यहाँ से नीचे देखते ही उल्टी आ रही है। अरे मम्मी, जब तक कोशिश नहीं करोगी कहाँ से मजा आएगा? हमें मजे करनी ही नहीं है, और तुम दोनों भी ज्यादा देर वहां खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सोनिया, ये कपड़े डाल दो, फिर अपने कमरे में चली जाओ। अरे मम्मी, हम दोनों यहाँ से गिर थोड़ी ना जाएंगी। यहाँ देखो, चारों तरफ बड़ी बड़ी झालियाँ लगी हुई हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर भी यहाँ इतनी ऊपर बादलों पे हैं हम, हाथ बाहर नहीं निकालना। कहीं हवाई जहाज आ गया तो, या किसी पकड़ी ने काट लिया तो। अरे मम्मी, हम बादलों पर नहीं है, बस थोड़े ऊपर है। तुम दोनों ना हमें मत समझाओ। ये देखो, यहाँ से बादल दिखाई दे रहे हैं हमें। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं घर में ही ना चले आए बादल, और अगर घर में आ गए तो बारिश हो गई तो कौन पोछा लगाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। और पोछा लगाने के लिए पूनम ताई नहीं आई है क्या? अरे वो तो हमारे पुराने घर में काम करती थी पूनम। इस घर का नया एड्रेस उसे दिया ही कहाँ है हमने। एक काम करो, आप उन्हें फ़ोन करके इस घर का कल नया एड्रेस दे दो और कहना यहाँ आ जाए काम करने। हाँ, यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं अभी तक। कोई काम वाली कहाँ से मिलेगी? मैं आज ही पूनम को फ़ोन कर देती हूँ। 27वें माले पर घर मिल तो गया था देसाई परिवार को, लेकिन इनकी दिक्कतें थी कि बढ़ती जा रही थी। पहले तो मीरा का डर नहीं जा रहा था ऊपर रहने का, और अब तो उनकी काम वाली बाई ऊपर आने को तैयार नहीं हो रही थी। दोनों फ़ोन पर बात कर रही हैं। काम वाली पूनम बिल्डिंग के नीचे खड़ी है।
अरे क्यों ऐसा बोल रही हो पूनम तुम? कौन करेगा इस बड़े से घर का काम, तू बता। अरे भाभी, मैं नीचे ही खड़ी है आपकी बिल्डिंग की। इतनी बड़ी बिल्डिंग में मेरे को आने से ही डर लग रहा है। मेरे को नहीं आना आपके यहाँ बादल पे। मैं नीचे जमीन पे ठीक है। अरे इतना भी ऊपर नहीं है, तू एक बार आकर देख तो सही। अच्छा, इतना ऊपर नहीं है ना, तो आप नीचे क्यों नहीं देख रही है बालकनी से? बताओ तो, आपको भी डर लग रहा है ना? अरे झूठ न को बोला ग। अरे जब घर वाले जो वहां रह रहे हैं उनको डर लग रहा है, तो मैं कैसे आएगी काम करने को? अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं तो बस यूं ही नीचे नहीं देखना चाहती। तू आ जाना ऊपर, हम बैठकर बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही ऊपर। आपके पास आने का मतलब है भगवान के पास जाने का, आधा रास्ता पार कर लेने का। मेरे को भी जीने का है भाभी। अच्छा रुक, मैं आती हूँ तेरे पास नीचे, फिर बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ, आपका इंतजार करती है मैं। आ जाओ। मीरा जैसे तैसे करके 20 मिनट बाद नीचे आती है। तब तक पूनम एक घर का काम खत्म करके आ चुकी थी। अरे ये कहाँ चली गई अभी? अरे भाभी, आ गए आप नीचे? हाँ, लेकिन तू कहाँ से आ रही है? अरे भाभी, मेरे को मालूम था आपको टाइम लगेगा, इसलिए एक घर का झाड़ू पोछा करके आई मैं। क्या? मुझे इतना वक्त लग गया ऊपर से नीचे आने में? हाँ, नहीं तो क्या। चिल वो सब छोड़, तू सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, मेरे घर का काम क्यों छोड़ रही है? अरे भाभी, आपका ससुराल अब बादल पे शिफ्ट हो गया है, तो मैं क्या करेगी? मेरे को यहाँ से ऊपर देखने में भी ना गर्दन में अकड़ आ रही है। अरे चल, मैं ना तेरा पगार भी बढ़ा दूंगी, बस अब तो आजा। नहीं नहीं नहीं, पगार के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। मैं जा रही ली भाभी। आप कोई और ढूंढ लेना काम वाली, जिसको उड़ना भी आता हो। अरे पूनम सुन तो, पूनम। हे भगवान, अब यहाँ कहाँ से ढूंढूं काम वाली? काम वाली ना मिलने से मीरा के घर का काम बढ़ गया था, और तो और अब देवकी को भी उसका हाथ बटाना पड़ रहा था काम में। अरे हम तो खुश हो रहे थे कि नए घर में जाएंगे, बड़ा घर होगा, आराम से आसपास गार्डन होगा तो वहाँ सैर करने जाएंगे। यहाँ तो ऊपर आकर अटक ही गए हम। और तो और अब ये काम वाली भी नहीं मान रही। माँ जी, लोगों के पति की तरक्की होती है तो वो महारानी बन जाती है, यहाँ तो हम नौकरानी बन गए। ये लो, ये सब्जियाँ लेकर आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक से स्वर्ग लोक में सब्जियाँ लेकर आया हूँ। अरे मीरा देख, कहीं सब्जियाँ सूख तो नहीं गई नीचे से ऊपर आते आते? अरे भाई, मैं खुद ही सूख गया हूँ, यह तो सब्जियाँ हैं फिर भी। अरे आप गए थे सब्जी लेने तो मुझे भी लेकर चलते। जब से इस घर में आई हूँ नीचे ही नहीं गई मैं। हाँ तो आप चली जाओ। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाऊंगी मैं। ये लिफ्ट नीचे जाते जाते रुक गई तो, कहीं मैं उस पर फंस गई तो, और मेरा अंदर ही दम घुट गया तो। अरे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे आएंगी जाएंगी तो आपको आदत हो जाएगी। ऐसे डरने से तो डर और बढ़ेगा ना। हाँ दादी, नीचे इस बिल्डिंग में गार्डन भी है, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे तो लिफ्ट में जाने में डर लग रहा है। इससे अच्छा है कि मैं यहीं इसी घर में बैठी रहूं। यहाँ तो ऊपर कोई काम वाली भी आने को तैयार नहीं है। हमें तो लगता है हम पुराने वाले घर में ही खुश थे। इस घर में आने के बाद कोई भी सदस्य ज्यादा खुश नहीं था। रोहन और सोनिया सबको हिम्मत देते, लेकिन उसका कुछ फायदा होता दिख नहीं रहा था। और अब तो खुद विपुल भी अपनी कंपनी से मिले इस घर से परेशान नजर आ रहा था। अरे आज लेट हो गया मुझे ऑफिस में। जब से इस घर में आया है तब से आने जाने में 20 मिनट लग जाते हैं। ऊपर से आज मैं अपना फ़ोन ऊपर ही भूल गया था। उसे लेने आने में 20 मिनट और लगे और फिर से जाने में 20 मिनट। ऑफिस में मुझे बॉस की डांट भी खानी पड़ गई, पता है। अरे पर ये घर भी तो आपकी कंपनी नहीं दिया है ना। हाँ, पर अब लगता है इस घर की वजह से कहीं मेरा डिमोशन ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ विपुल, हमें अपने पुराने घर में वापस चलना चाहिए। दादी, यहाँ आया हमें सिर्फ 10 दिन हुआ है। अब थोड़ा वक्त यहाँ इस घर में रहकर तो देखिए, आपको आदत पड़ जाएगी। और माँ, हम अपने पुराने घर में वापस नहीं जा सकते। अब मैंने वो घर किसी को रेंट पे दे दिया है। अब तो वो 1 साल बाद ही पुराना घर खाली करेंगे। अब तो हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे तो ये देखकर अजीब लगता है कि ये सामने वाले हमारे पड़ोसी कैसे रह लेते हैं यहाँ। सही कहा, ये तो बड़े खुश रहते हैं। समझ में नहीं आता ये कैसे रह लेते हैं। हाँ, इन्होंने तो एक बार भी कोई शिकायत नहीं की। मैं कभी इनसे बात करूँगा कि ये लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। यहाँ आने के बाद आज मीरा पहली बार अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही थी। उसने घर का सारा काम खत्म कर लिया और तैयार होने लगी थी कि उसकी सहेली का फोन आ गया। अरे कहाँ है तू? हम लोग यहाँ तेरे घर के पास जो मॉल है ना, वहीं पर है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आती हूँ जल्दी से। अरे ठीक है, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, आजा जल्दी। बस निकल ही रही हूँ। मीरा तैयार होकर लिफ्ट में जाने के लिए निकल जाती है। 20 माले पर पहुंचकर उसे याद आता है कि उसने अपना पर्स तो लिया ही नहीं। हे भगवान, मैंने अपना पर्स तो लिया ही नहीं। अब मैं क्या करूँगी?
एक काम करती हूँ, लिफ्ट में फिर से 27वें माले पर चली जाती हूँ। मीरा लिफ्ट में ऊपर जाकर पहले पर्स लेकर आती है, फिर से नीचे जाती है। जब तक वो अपनी सहेलियों के पास पहुंचती है तब तक उसकी सहेलियों का खाना पीना भी खत्म हो चुका था। अरे तुमने सब कुछ खत्म कर लिया मेरे बिना ही? हमने कहा था ना हमारे पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त है, फिर भी हम इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तूने तो आने में इतनी देर कर दी। हाँ, इतनी देर में तो हम अपने घर भी पहुंच जाते। अरे इसकी गलती नहीं है, ये बादल पे रहती है ना, तो नीचे जमीन पर आने में उसे वक्त लगता है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे, तू बुरा मत मान। अगली बार हम ज्यादा वक्त निकालेंगे पक्का। अब इतना आने के बाद मैं यूं ही तो वापस नहीं जाऊंगी। हाँ तो तू एक काम करना, यहाँ घूम ले और फिर खाना खा लेना अकेले अकेले। हम तो जा रहे हैं घर। मीरा को पहले तो अजीब लगता है अकेले मॉल में घूमना, लेकिन वो धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है। वो घर की कुछ चीजें लेती है, फिर खा पी के अपने घर लौटती है। आ गई बहू, मिलाई सहेलियों से? नहीं माँ जी, वो दोनों तो पहले ही चली गई, लेकिन मैंने अकेले ही मॉल घूम लिया और बढ़िया खाना भी खाया है, आपके लिए भी लेकर आई हूँ। तुझे अजीब नहीं लग रहा था? सच बताऊं तो माँ जी पहले तो अजीब लग रहा था, लेकिन फिर आदत हो गई तो अच्छा लगने लगा। ये लो बहू, आज मैंने लिफ्ट में ही आधी सब्जियां काट ली है। पापा जी ये तो आपने मेरा काम ही आसान कर दिया, थैंक यू। पता है आज मैं भी पहली बार लिफ्ट से अकेले गई थी नीचे गार्डन में। अरे यहाँ का गार्डन तो बड़ा ही सुंदर है और इस बिल्डिंग में कई सारी औरतें मेरी दोस्त भी बन गई। मैं घर आ गया। अरे क्या बात है, इतनी खुश लग रहे हैं आप? अरे आज मैंने जाते हुए ऑफिस का आधा काम लिफ्ट में ही कर लिया था, इसलिए वहाँ इतना काम नहीं था। और तो और हमारा घर इतना ऊपर है कि किसी ने मुझसे नए घर की पार्टी नहीं मांगी, तो मेरे पैसे भी बच गए। पूनम चली गई तो माँ जी और मैं सारा घर का काम कर लेते हैं, वो भी जल्दी से। इससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है और काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। किसी ने सही कहा था, वक्त के साथ इंसान चलना सीख ही लेता है। आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि इस घर की हम लोगों को आदत पड़ गई है। जी पापा, यही तो जीवन का नाम है, चलते रहना। हाँ पापा, सही कहा आपने, जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है, चाहे आप जमीन पर हो या फिर बादल पे। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली अपनी शादी में काफ़ी छुट्टियां लेनी पड़ गई थी, बस इसी वजह से मेरा थोड़ा वर्क पेंडिंग है। बट आई प्रॉमिस सर, मैं जल्दी ही सारी पेंडेंसी क्लियर कर दूंगी। सास कमला काफी देर से बहू मनीषा को अपने बॉस के साथ बातें करते हुए देख रही थी। क्या बात है बेटा, तू टेंशन में नजर आ रही है, कुछ समस्या है क्या? नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस ऐसे ही। कुछ तो है बेटा, बताना क्या बात है। मम्मी जी शादी से कुछ दिन पहले ही मैंने जॉब चेंज की थी, उसके बाद मुझे शादी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। अभी मैंने 2-3 दिन के लिए ऑफिस ज्वाइन किया कि आपकी तबीयत खराब हो गई और एक बार फिर मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। मेरा काम ना बहुत पेंडिंग हो गया है, जिसकी वजह से बॉस बहुत नाराज है और मुझे काम से निकालने की धमकी दे रहा है। मैं अपनी जॉब नहीं खोना चाहती मम्मी जी, बस इसीलिए बहुत टेंशन में हूँ। अरे बेटा, अगर तेरे ऑफिस में इतनी दिक्कत चल रही है तो तूने क्यों छुट्टी करी? बेटा मैं तो अकेले मैनेज कर लेती ना, बिना बात तूने अपनी मुसीबत बढ़ाई। नहीं मम्मी जी, जब तक मैं नहीं थी अकेले मैनेज करना आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, आपकी देखभाल करना मेरा भी तो फर्ज बनता है। कितनी अच्छी बहू है मेरी तबीयत के लिए इसने अपनी नौकरी की भी चिंता नहीं की। और एक मैं हूँ, घर का इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी मैं अपनी बहू को बाहर नौकरी के लिए भेज रही हूँ। शाम के समय। बेटा अक्षय, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो ना माँ, क्या बात है? बेटा हमारे घर का इतना अच्छा बिजनेस है, फिर तो बहू को बाहर नौकरी पर क्यों जाने दे रहा है? अरे उसकी जगह तेरी ऑफिस में है, उस कंपनी में नहीं। माँ देखिए, आगे से मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। ठीक है ना, नौकरी करना कोई गलत तो नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी। आपको या हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? थोड़ा समय बीतने दो, फिर सोचेंगे। अरे बेटा मैं तो उसके भले के लिए कह रही हूँ, क्यों किसी और के यहाँ काम करे हमारी बहू? माँ आप अभी दुनियादारी नहीं जानती हो, समय आने पर सब समझ जाओगी। तब तक बस मेरी बात मानो और चुप लगाए रहो बस। कमला को बेटी की बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों वो अपनी ही पत्नी को अपने व्यापार से दूर रखना चाहता है। कुछ दिन बाद। अरे बहन जी, बेटे की शादी क्या हुई, आपने तो दर्शन देने ही बंद कर दिए।
भाई अब तो बहू आ गई है घर संभालने को, अब आप फ्री हो, बाहर निकला कीजिए, दोस्तों के लिए समय निकालिए अब। अरे क्या बताए, बहू तो आ गई है लेकिन वो कौन सा घर में रहती है। आजकल सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको अपने करियर पर ध्यान देना है। हम बूढ़ा बूढ़ी के साथ घर पर बैठने वाला ना कल कोई था ना आज कोई है। अरे तो क्या अपना बिजनेस ज्वाइन करा दिया बहू को? नहीं नहीं बहन जी, वो ना शादी से पहले से ही नौकरी करती रही है, बस छुट्टी खत्म हो गई तो वापस अपने ऑफिस जाने लगी। किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करती है। लो कर लो बात, आपकी कंपनी में लोग नौकरी मांगने आते हैं और आप खुद अपनी बहू से बाहर नौकरी करवा रही हो। अरे बहन जी, अगर बहू पढ़ी लिखी काबिल है तो आप अपने साथ शामिल कर लो ना उसे। अपनी बहू को बाहर काम पर भेजने का तुक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपकी फैक्ट्री में जॉब की कमी है क्या? अरे बहू तो मालकिन हुई ना फैक्ट्री की, उसे किसी और जगह जाकर किसी का हुक्म बजाने की जरूरत क्या है? अब सहेली की बातों का कमला के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने इतना जरूर सोच लिया था कि अब वो अक्षय की एक भी नहीं सुनेगी और बहू को भी फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनाकर रहेगी। शाम के समय, देखिए ना जी, आप ही अपने लाडले को कुछ समझाइए, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ भाई, मानते हैं कि तुम्हारी तरह MBA BBA तक नहीं पढ़े हम, लेकिन इतना तो जरूर समझते हैं कि घर में इतनी बड़ी फैक्ट्री के होते हुए बहू का नौकरी करना कोई अच्छी बात नहीं। अरे हर कोई सवाल पूछता है मुझसे, आप ही बताइए क्या जवाब दूं। कल वो मिसेस गुप्ता कहने लगी हम नैरो माइंडेड लोग हैं जो बहुओं को घर के फाइनेंस का हिस्सा बनाना नहीं चाहते, बस इसीलिए बहू को दूर रखे हुए हैं। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, बहू होनहार है, उसे बेटे के साथ फैक्ट्री भेज देते हैं, लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और हमारी बहू को किसी और की जी हजूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। पापा, मुझे आपकी बहू से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा समय मैं उसे और हमारे रिश्ते को समझने में दूं। उसके बाद तो सब कुछ उसका है ही। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। एक तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हम एक दूसरे को अभी जानते ही कितना है। और पापा, ये पैसा अच्छे अच्छे लोगों का ईमान हिला देता है। सच बताऊं तो इसीलिए मैंने शादी के समय भी मनीषा के पापा को नहीं बताया था कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमसे रिश्ता बस हमारे पैसों के लिए जोड़े। बस बेटा, हो गया रिश्ता। अब मनीषा कोई अजनबी नहीं, हमारे घर की बहू है। तेरी माँ की बात एकदम सही है, हमें समाज में उठना बैठना होता है। 4 लोग सवाल करने लगे। अब बस बहुत बोल लिया तूने, अब वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। कल से बहू तेरे साथ ऑफिस जाएगी और अपनी फैक्ट्री का काम समझेगी। उसे अपने साथ ले जाओ और काम की बारीकियां सिखाओ बस। अरे पापा, मेरी बात मानिए, ये फैसला गलत है। अक्षय अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन श्याम और उसकी पत्नी कमला उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। बहू, कल से तुझे अपने बॉस की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस्तीफा लिखकर उसके मुंह पर मार कर आना अच्छे से। मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, सालों तक पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी मिली है। प्लीज ये नौकरी छोड़ने के लिए मुझे मत कहिएगा। अरे बेटा, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो तुझे परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। मैं समझी नहीं मम्मी जी। बेटा, कल से तुम अक्षय के साथ ऑफिस जाओगी और अपनी फैक्ट्री का काम सीखोगी। अरे जब अपने घर में इतना काम है तो किसी और की नौकरी करने की तुम्हें क्या जरूरत है भला? मम्मी जी, अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो पूरी तरह से अक्षय के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? अच्छा ये बता, तुझे कितनी सैलरी मिलती है? मुझे 50,000 रुपया महीने मिलता है मम्मी जी। अच्छा ठीक है, तेरी सैलरी आज से 60,000 रुपये महीना। अब तो खुश है ना? वाह मम्मी जी, आप सच कह रही हैं। ठीक है, मैं कल से ही ऑफिस जाना शुरू कर देती हूँ। शुरू में कुछ दिन तो मनीषा ऑफिस में जाकर शांति से काम देखती रहती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि उसके पति की फैक्ट्री और ऑफिस उसकी उम्मीद से बहुत बड़ा है। अक्षय, मैं तो कुछ काम कर ही नहीं रही हूँ, बस आकर इस ऊंची सी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा है। आज से मैं कंपनी के अकाउंट्स देखूंगी। देखो मनीषा, हर डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए मेरे पास एफिशिएंट स्टाफ है। तुम बस यहाँ एसी कमरे में बैठो और मजे करो। अक्षय, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ।
ऐसे ऑफिस में खाली बैठकर कॉफी पीने के लिए मैंने इतने साल आंखों में तेल डालकर पढ़ाई नहीं की। मैंने कह दिया ना, आज से अकाउंट डिपार्टमेंट की हेड मैं हूं। तुम ऑफिस में अनाउंस करा दो, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट करेगा। अब मनीषा की जिद के कारण अक्षय को मन मारकर अकाउंट डिपार्टमेंट पत्नी के हाथों में सौंपना पड़ा। कुछ ही दिनों में पूरी फैक्ट्री का नफा नुकसान का बही खाता मनीषा के सामने आ गया था। अरे देवा, यहाँ ये मनीष महीने का 20 लाख रुपया कमा रहा है और मुझे 60,000 की सैलरी पर यहाँ अपॉइंट करके एम्प्लॉय बना रखा है। अरे भाई, पति पत्नी तो 50-50 के हिस्सेदार होते हैं। इस नाते मुझे कम से कम 10 लाख रुपए महीने मिलना चाहिए। जब से अकाउंट डिपार्टमेंट की कमान उसके हाथ आई थी, मनीषा खुद को कंपनी की मालकिन समझने लगी थी। धीरे धीरे उसका दखल ऑफिस के लगभग हर मैटर में बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, मैडम एक कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू के लिए, कह रहे हैं आपसे मिलना है। अरे जल्दी भेजो उसे। हेलो मैम, मैं नीता। चुप कर मैम की बच्ची। देख, ये है मेरा ऑफिस और आज से तू है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। ये लीजिए मेरा रिज्यूमे। अरे रेज्यूमे की कोई जरूरत नहीं है, कल से ही ज्वाइन कर लो। अब मुझे तुझे जॉब देने के लिए पहले रेज्यूमे देखना पड़ेगा क्या? यार, एक और रिक्वेस्ट थी। मेरा छोटा भाई है ना, उसके पास कोई काम नहीं है। कई जगह ट्राई किया लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा। कोई छोटी मोटी जॉब उसके लिए हो तो बता दो ना। अरे यार, इतनी बड़ी कंपनी है हमारी और तू नौकरी के लिए परेशान हो रही है। अब अपनी सहेली के लिए जॉब ना भी हो तो क्या एक दो वैकेंसी क्रिएट नहीं की जा सकती है? दोस्त हो तो तेरे जैसा। ठीक है, मैं कल छोटी को भी अपने साथ लेकर आती हूँ। मनीषा ने अपनी सहेली और उसके भाई को अच्छी खासी तनख्वाह पर काम के लिए रख लिया था। नौकरी देते समय उसने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि उन दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है और आखिर कंपनी में वो किस पोस्ट पर काम करेंगे। 2 दिन बाद, अरे ये क्या है मनीषा? ये नीता तो पूरा दिन खाली कॉफी के कप होठों से लगाए मोबाइल चलाती रहती है। और उसका भाई वंश, क्या जॉब ऑफर की है तुमने इसे? जॉब पर आ गया है। अब आप देख लो ना, आपको जो काम ठीक लगे दे दो उसे। मनीषा, सबसे पहली बात तो ये कि ऑफिस में कोई जॉब खाली ही नहीं थी। फिर तुमने इन दोनों लोगों को मुझसे बिना पूछे अपॉइंट कैसे और क्यों किया? और अगर किया भी है तो ये तुम बताओगी ना कि अब इनको किस पोस्ट पर रखना है। एंड डोंट टेल मी कि तुमने उनका रेज्यूमे तक नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। अब अपनी सहेली को तो मैं काम दे ही सकती हूँ ना, उसमें रेज्यूमे देखने जैसी क्या बात है? हद हो गई तुमसे मनीषा। न खुद काम करती हो, ऊपर से ये 2 निकम्मे कामचोर और भर्ती कर लिए। 10वीं फेल है वो वंश। हमारे ऑफिस में चपरासी भी 12वीं पास होते हैं। चपरासी बनने की भी औकात नहीं उसकी, और तुमने उसे 40,000 रुपए महीने की सैलरी पर रख लिया। मेरी डिसीजन को क्वेश्चन करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अक्षय। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं, वाइफ हूं। मनीषा का जवाब सुनकर अक्षय अपना सर पकड़कर बैठ गया था। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मनीषा को काम की जरा भी नॉलेज नहीं है। कुछ भी सीखने की कोशिश करने के बजाय वो बस ये चाहती है कि सब कुछ अपनी मुट्ठी में करके यहां पर राज करे। घर आकर, पापा देख लिया आपने अपनी जिद का परिणाम। आपकी बहू के लिए नौकरी ही ठीक थी। जिस दिन से वो ऑफिस आने लगी है, खुद को कंपनी की मालकिन समझने लगी है। अरे बेटा, तो इसमें बुराई क्या है? बात तो सही है ना, वो कंपनी की मालकिन तो है ही। अरे पापा, सिर्फ कुर्सी पर बैठने से कोई मालिक बन जाता तो बात ही क्या थी? मुझसे पूछे बिना अपनी पावर का गलत फायदा उठा रही है आपकी बहू। और अगर कोई उससे सवाल पूछो तो उल्टा जवाब देती है। सीधे मुंह से मुझसे बात तक करना जरूरी नहीं समझती वो। कल तो फैक्ट्री के जरूरी कागजातों पर जबरदस्ती अपने सिग्नेचर की उसने। कहती है कंपनी की आधी मालकिन तो वो भी है, आज से सारे जरूरी कागज वही साइन करेगी। आप ही बताइए पापा, ऐसे दखल अंदाजी करना क्या सही है? इतना ही नहीं, उसने अपनी सहेली और उसके भाई को भी जॉब पर रख लिया है, जो पूरा दिन कोई काम नहीं करते। अरे बेटा, उसने अभी नया नया काम करना शुरू किया है, तुम मदद करो ना उसकी। समझाओ उसे कैसे बिना सोचे समझे निर्णय लेने से लेने के देने पड़ सकते हैं। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मनीषा बड़ी समझदार बच्ची है। मैं उसे समझाऊंगी तो वो जरूर समझ जाएगी। बेटा मनीषा, देखो, ये हम नहीं कह रहे कि बिजनेस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। उसके लिए पहले हमें खुद को तैयार करना होता है। अगर तू ऐसे ही बिना सोचे समझे सब करेगी तो पद की गरिमा और अपने पति पत्नी के आपसी संबंध
दोनों में खटास घोल लोगी। इसलिए थोड़ा समय अक्षय के साथ जाकर तू बस उसे काम करता देख, सब सीखने की कोशिश कर। जब तुझे अच्छी तरह आ जाएगा, अक्षय खुद तुझे आगे बढ़कर निर्णय लेने को कहेगा। ओ, तो आपके बेटे ने आकर आप लोगों से मेरी चुगलियां कर ही दी। आप ना ये अच्छे होने का ढोंग मेरे साथ तो छोड़ ही दो माँ जी। मैं समझ चुकी हूँ आपकी इस मीठी बोली के पीछे क्या छिपा हुआ है। आपका बेटा महीने के लाखों रुपए कमा रहा है और आपने मुझे 60,000 की तनख्वाह पर काम करने के लिए फैक्ट्री भेजा। ये तो जरा गलत है ना माँ जी। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि मैं बस अपनी तनख्वाह से मतलब रखूं, बाकी सब देखने के लिए आपका बेटा है ही। अरे बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही है। मैं सब समझ चुकी हूँ माँ जी। आप लोग जितना समझ रहे हैं ना, उतनी मूर्ख नहीं हूं मैं। अब मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, मुझे किसी को भी जवाब देने की क्या जरूरत है। मैं इस घर की बहू हूं, ना कि कोई नौकर। अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, हंसी खुशी समय बिताओ। ये क्या ऑफिस ऑफिस चल रहा है रोज घर में? अगर आप यही चाहती है ना माँ जी कि मैं खुशी खुशी अक्षय के साथ रहूं और हमारे बीच कोई मनमुटाव ना हो, तो आप अक्षय से कहकर मेरा और अक्षय का एक जॉइंट अकाउंट खुलवा दीजिए, ताकि मुझे कुछ भी खरीदने या खर्च करने से पहले किसी की परमिशन ना लेनी पड़े। अच्छा ठीक है बहू, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। मैं अक्षय को बोलकर तेरा जॉइंट अकाउंट खुलवा देती हूँ, फिर तुम दोनों मिलकर आराम से सब कुछ मैनेज करो। कमला मनीषा के स्वभाव को समझ ही नहीं पा रही थी और इस तरह एक बार फिर वो मनीषा की बातों में आ गई। कुछ दिन बाद, मनीषा ये सब क्या है? इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस? अरे इतना खर्चा कहाँ हो रहा है, जरा बताओ तो। अक्षय, क्या मैंने कभी तुमसे पूछा कि अकाउंट में से रोज लाखों रुपए तुम कहाँ किस पर खर्च करते हो? फिर मुझसे इस सवाल के पूछने की वजह जान सकती हूँ मैं? अरे मैं कोई उड़ा नहीं रहा हूँ पैसा। जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो मैं फैक्ट्री के अकाउंट के लिए करता हूँ। मैं अपने हाथों से बरसों से इस बिजनेस को चला रहा हूँ। तुमसे बेहतर पापा ये बात जानते कि मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करता। लेकिन तुमने ये लाखों रुपए कहाँ खर्च कर दिए? तुम्हें जवाब देना ही होगा। बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। ऑफिस में भी तुम बिना सोचे समझे कहीं कुछ भी डिसीजन ले लेती हो। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें सुनने का ज्यादा ही शौक है ना, तो सुनो। वो सारा पैसा मैंने अपनी ज्वेलरी और अपने मम्मी पापा पर खर्च किया है। मैंने उन्हें सिंगापुर के टूर पर भेजा है, उसी के ट्रांजैक्शंस है वो। मेरे बीमार माता पिता को तुम कभी अस्पताल तक नहीं ले गई और अपने मम्मी पापा को तुमने सिंगापुर की सैर पर भेज दिया। मैं पूछता हूँ, किससे पूछकर तुमने मेरा पैसा ऐसे फिजूल खर्ची में उड़ाया? जस्ट शट अप। मेरा पैसा क्या होता है अक्षय? मुझसे शादी की है तुमने। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, बिजनेस की मैं भी 50% की पार्टनर हूं। ये कैसी शादी है मनीषा, जिसमें तुम बस दोनों हाथों से अपनी जेबें भर रही हो? तुम ही बताओ, इतने महीनों में तुमने फैक्ट्री के लिए ऐसा क्या किया कि तुम्हें उसकी आधी मालकिन बना दिया जाए? अच्छा, तो तुम ये बताओ, इतने महीनों की शादी में तुमने मेरे लिए ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारे साथ इस शादी में बंधी रहूं? मैं जीवन भर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए, बस मुझे तलाक चाहिए। बहुत हो गया, मेरी फैक्ट्री मेरा बिजनेस करते रहते हो ना तुम। अब देखो, ना तुम्हें पत्नी मिलेगी और ना ये बिजनेस। मेरी फैक्ट्री चाहिए तुम्हें? अरे जाओ जाओ, जो बिजनेस मेरी सालों की मेहनत का परिणाम है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। आपसी तू मैं से शुरू हुआ अक्षय और मनीषा का विवाद धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात सचमुच तलाक तक पहुंच गई थी। इसके बाद मनीषा ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी और 50% शेयर की डिमांड कर दी। कई सालों तक चले लंबे कोर्ट केस के बाद आखिर में अक्षय को तलाक के बदले फैक्ट्री का 40% शेयर उसे देना ही पड़ा। हमें माफ कर दे बेटा, हम शायद मनीषा को समझ ही नहीं पाए। हमारी जल्दबाजी के कारण ना सिर्फ तेरी शादी टूटी, बल्कि तेरे खून पसीने की मेहनत से खड़ी की हुई फैक्ट्री का भी 40% हिस्सा उस लालची लड़की को देना पड़ा। माँ, आजकल तो ये बहुत आम हो गया है। अब शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं रहा। हर 5वीं शादी टूटने की कगार पर है। इसलिए शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे को सब कुछ सौंप देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले
एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय जरूर लेना चाहिए। जी तो करता है इन घुटनों को निकाल कर अलग रख दूं। इतने दर्द करते हैं, हाय। पता नहीं तेरी शादी कैसे निकलेगी। मेरी शादी पर आपके घुटनों को मंत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा मम्मी, वो तो पंडित जी पढ़ेंगे। और आप घूम फिर कर मेरी शादी पर क्यों आ जाती हो? अरे दर्द हो रहा है तो बोलो भी नहीं क्या? तुम लोग तो जबान ही पकड़ने लगते हो। मेरी शादी 19 की उम्र में हो गई थी। 2 साल बाद तेरा भाई हो गया, फिर उसके तुरंत बाद तू हो गई। सही उम्र में तुम दोनों शादी कर लेते ना तो आज घर में एक बहू होती, बेटी अपने ससुराल की होती और मुझे मिल जाता आराम। पर तुम दोनों को तो अपनी माँ को ही बुढ़ापे में खटवाना है। मुझे समझ में नहीं आता आपके पैरों में इतना दर्द क्यों है। मैं मार्केट जा रहा हूँ, कंपाउंडर को बोलता जाऊंगा, घुटनों का इंजेक्शन लगा देगा आपको। फिर घुटनों में जेल बनने लगेगा। जेल के घस जाने से कई बार घुटनों में ना दर्द रहने लगता है। एक आप ही तो है इस घर में जिससे मेरी फिक्र है। एक काम कीजिएगा, कंपाउंडर के साथ लौटते वक्त ना रमेश की कचौरियां लेते आइएगा। हाँ, बस हो गई चालू तुम, इसीलिए शरीर का ये हाल है। दूध मक्खन खाना नहीं है, दिन भर तुम्हें तला हुआ मसालेदार खाना खाना है। वेजिटेबल्स फ्रूट्स कहाँ खाती हो तुम? कोई जरूरत नहीं पापा कुछ लाने की, मैं अभी जाकर मम्मी के लिए हलवा बना देती हूँ। कभी कभी तो लगता है मैंने अपनी सास को ही जन्म दे दिया है। रोशनी अपनी रसोई में हलवा बना रही थी और सामने की खिड़की पर सुजाता अपनी भाभी से वीडियो कॉल पर बातें करती हुई अपनी रसोई में आती है। कहाँ से ढूंढूं भाभी, लड़की मेरी जेब में है क्या? ऐसा ना बोलिए दीदी, आप तो बड़ी अच्छी जगह ब्याह कर गई हैं। आसपास कितनी बड़ी सोसाइटी है, अच्छी खासी चलती सिटी है। हमारा घर तो मेन बाजार से दूर पड़ जाता है, इसीलिए लड़कियां नहीं मिल रही। ओहो, चीनी तो है ही नहीं। एक्सक्यूज मी सुजाता आंटी, आपके पास चीनी होगी क्या? वो क्या है ना, मम्मी की घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं हलवा बना रही हूँ। अरे रोशनी के बारे में कैसे भूल गई। हाँ बेटा, है ना चीनी, ये ले। सुजाता और रोशनी का घर इतना सटा हुआ था कि वो अपनी रसोई की खिड़की से ही रोशनी को चीनी पास कर देती है और धीरे से अपनी भाभी से कहती है, एक लड़की दिखा रही हूँ भाभी, कुछ बोलिएगा मत, बस इशारा कीजिएगा हाँ कि ना। रोशनी को रसोई में काम करता देख उमा के तो चारों तरफ ऐसे गिटार बजने लगते हैं जिसके कुछ कहने ही नहीं। पकोड़े खाते खाते पूरे 1.5 मिनट तक अच्छी तरह वीडियो कॉल पर उमा रोशनी को देखती है और हाँ में इशारा करती है। बताइए दीदी, आपके सामने के घर में इतनी अच्छी लड़की रहती है, अपनी माँ के लिए हलवा बना रही है, यानी कि हाथ साफ है और मन भी। करवाइए ना बात, अब आपके भतीजे का घर आपको ही तो बसाना है। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ भाभी, पर कैसे बात चलाऊं। एक काम कीजिए, 2-4 दिन के लिए आप और कमल यहाँ आ जाइए, सामने ही लड़की को देख लीजिए, कमल भी मिल लेगा रोशनी से, यही ठीक रहेगा। और 4 दिन के अंदर अंदर उमा अपने बेटे के साथ अपनी ननद के घर आ जाती है और शाम को सुजाता उमा के साथ पहुंच जाती है मेनका के घर। नमस्ते भाभी जी, देखिए कौन आया है। मैं पहचान नहीं पा रही बहन जी आपको। बता सुजाता, तेरी सहेली है क्या? अरे नहीं नहीं, हम सहेलियों की तरह रहते तो है, पर भाभी मुझसे 12 साल बड़ी है। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी उमा है। वो क्या है ना मेनका भाभी, कमल ऑफिस के काम से 1 घंटे दूर ही आया हुआ था तो मुझसे भी मिलने आ गया। अरे बैठ ना कमल, अपना ही घर है। तुम ऑफिस के काम में भी अपनी माँ को लेकर आए, बड़ी अच्छी बात है बेटा। ऐसे तो मैं मम्मी को काम के कारण ज्यादा घुमा फिरा नहीं पाता, अब ऑफिस के बहाने ही तो होता है जहाँ मम्मी को घुमा सकता हूँ, इसलिए ऐसे मौके में जाया नहीं करता। अब क्या बताऊं बहन जी, मेरा बेटा तो लेडी लक में मानता है। शादी के पहले माँ और बहन, शादी के बाद बीवी। अरे वाह बेटा, वैसे कितने सालों से काम कर रहे हो तुम? 5 साल तो जॉब के हो गए आंटी जी। 20 लाख रुपए सालाना कमाता है बहन जी, वो भी हर साल बढ़ते रहते हैं। बस एक अच्छी लड़की मिल जाए और एक अच्छा लड़का भी। मेरा तो सोचना है कि जिस घर में एक लड़का और एक लड़की हो उसी घर से रिश्ता जोड़ू, ताकि एक हाथ बेटी दी दूसरे हाथ बहू ले ली। ये तो बड़ा अच्छा मौका है, एक साथ में मैं अपने बेटे और बेटी दोनों की शादी कर सकती हूँ। रोशनी बेटा, वरुण बेटा, जरा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। अरे कमल, तू अपनी पढ़ाई और जॉब के बारे में रोशनी को क्यों नहीं बताता? ये भी तो नौकरी की तलाश में है, मदद हो जाएगी इसकी भी। जाओ दोनों अलग बैठकर बातें कर लो। तब तक तू आ वरुण, मैं तुझे अपनी भतीजी की तस्वीर दिखाती हूँ। और कुछ इस तरह अपना दिमाग चलाकर दोनों ननद भाभी रोशनी को इम्प्रेस करने में लग जाती है। 2 दिन बाद। ये सब क्या चल रहा है मम्मी? आप मुझे घूम फिर कर कमल से बात करने के लिए क्यों बिठा देती हो? आपको क्या लगता है मैं समझ नहीं रही हूँ क्या? आप शादी करवाना चाह रही है ना मेरी? अरे तो इसमें गलत क्या है? कमल की बहन कितनी क्यूट है, मेरी बात हुई उससे, शी इज सो प्योर। और मम्मी का कहना भी ठीक है,
जिस घर तुझे विदा करेंगे, अगर इस घर से लड़की लेकर आएंगे तो तेरे सास ससुर तुझ पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहेगा कि उनकी बेटी भी तो हमारे यहाँ है। इससे दोनों लड़कियां खुश रहेंगी। अगर तेरी भाभी ने मेरे साथ कोई ज्यादती की तो तू भी कमर के छक्के छुड़ा देना। ऐसे तो मैं तुम्हारी सब बात मानता हूँ रोशनी, पर इस बार तुम्हारा भाई सही कह रहा है। इस रिश्ते में हाथ डालना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, वरना तेरी शादी के बाद फिर तेरे भाई के लिए लड़की ढूंढेंगे तो बीच के वक्त तो हमारा घर सूना हो जाएगा बेटा। ऐसे तो यहाँ तुझे विदा करेंगे, वहां वरुण की बीवी आ जाएगी तो घर भी खाली नहीं होगा। मुझे तो कमल अच्छा लग रहा है। आपको भी कमल पसंद आ रहा है? फिर क्या कहने, कर लूंगी शादी। हर एक ही मंडप पर रोशनी के साथ कमल के और वरुण के साथ निकी की शादी हो जाती है और बहू बनकर रोशनी उमा के घर आ जाती है। दोनों बहुओं की अपने अपने ससुराल में पहली रसोई थी। कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा है, पर अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी तो पता नहीं यहाँ किसी को पसंद आएगा कि नहीं। एक बार जाकर मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। निक्की अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी मैं सोच रही थी कढ़ाई पनीर और कुलचे बना लूं। अरे पूछ क्या रही है बहू, बना ले। कुलचे और पनीर सुनकर ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देख रहे हैं जी, मेरी पसंद है निक्की। धन्य हो दीदी का जो इतने अच्छे घर की लड़की हमारे घर भिजवा दी। बना ले बेटा, तू कुलचे बना ले, और कोई काम हो तो मुझे भी बता देना, मैं यहाँ बैठे बैठे कर दूंगी। और मैं भी क्यूटो, कुछ काम हो तो मुझे भी बता देना, मैं जाकर पनीर ले आता हूँ। यहाँ निक्की के ससुराल में तो सब कुछ सॉर्टेड था, क्योंकि वो खुद टेस्टी खाना खाना पसंद करती थी और उसके ससुराल वाले भी। पर यहाँ बैंड तो रोशनी की बजी थी, क्योंकि उसे पसंद था हेल्दी खाना और उमा के घर पर सभी मसालेदार तीखा खाना पसंद करते थे। अपनी पहली रसोई के दिन रोशनी सभी की हेल्थ का ध्यान रखते हुए पालक ब्रोकली की सब्जी, दाल की सब्जी और पनीर के पराठे बनाने की तैयारी करती है। तभी उसकी जिठानी वहां आती है। अरे ये सब क्या बना रही हो रोशनी? ये फंगस लगी हुई गोभी? फंगस लगी हुई गोभी नहीं है, ये ब्रोकली है भाभी। गोभी से 4 गुने महंगी आती है। और ये है पालक ब्रोकली और पालक की सब्जी और एक दाल की सब्जी। दाल की सब्जी क्या बताऊं भाभी, इतनी टेस्टी और हेल्दी होती है, वाह। अरे ये तुम्हारा मायका नहीं है रोशनी, हमारे घर में कोई ऐसी सब्जियां नहीं खाता। ब्रोकली तो हमारे घर में आज तक कभी आई नहीं। तुम्हारे मुंह से सुन रही हूं मैं ब्रोकली का नाम। वो तो अच्छा हुआ कि खाना बाहर सर्व होने के पहले मैं यहाँ आ गई। हटाओ ये सब, काम वाली को दे देना। हमारे लिए तुम आलू के पराठे बना लो और साथ में आलू मटर की सब्जी। ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ भाभी, आलू के पराठे के साथ आलू की सब्जी? मैंने बता दिया ना इस घर में क्या बनता है। अब घर वालों की पसंद को इग्नोर करते हुए तुम कुछ बनाना चाहती हो तो देख लो। रोशनी लगाती है अपनी माँ को कॉल और चिढ़ते हुए अपने ससुराल वालों की कंप्लेंट करती है। ये क्या है मम्मी, पता तो करना चाहिए था आपको कि इन लोगों की ईटिंग स्टाइल क्या है। यहाँ पर सभी चिकने तेल का तला हुआ खाना चाहते हैं और सब्जी में सिर्फ एक आलू। तो क्या हो गया, तेरे मायके में हम कौन सा दिन भर साग सब्जी खाते थे बेटा। मुझे तो खुद वही तेल मसाले में स्वाद आता है। एक ही तो जीवन है, कम से कम टेस्टी खाऊं तो। मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूं भाई। बहुओं को वही करना चाहिए जो उसके सास चाहे। तू भी ना अपनी सास की पसंद का खाना बना, कम से कम आज भर तो बना ले, क्योंकि आज सिर्फ पहली रसोई है। आज ही अगर तेरा इमेज खराब हो गया फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। और ना चाहते हुए भी रोशनी सभी को आलू के पराठे और आलू की सब्जी बनाकर सर्व करती है। वाह वाह, आलू के पराठे, मजा आ गया रोशनी। बस ये ऊपर में ना जरा तेल कम इस्तेमाल किया है बहू। एक काम कर, बटर लाते, वरना क्या है ना सूखा सूखा खाना गले में चिपकने लगता है। तो ये तरी वाली सब्जी तो है मम्मी जी, सब्जी में डिप करके खा लीजिए, फिर नहीं चिपकेगा पराठा गले में। अरे बहू, ये सब्जी हम पराठे के साथ थोड़ी ना खाएंगे। अब तू ही सोच, दोनों में आलू है, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ भला। हम तो आलू टमाटर आलू मटर की तरी की सब्जी में पापड़ को कुचुम्बर की तरह डालते हैं और फिर उसे चटकारा लेकर खाते हैं। एक काम करो प्रिया, अच्छी पापड़ सेक कर ले आओ, और हाँ बटर लाना मत भूलना। किसी को कुछ और चाहिए तो एक बार में बोल दीजिए, वरना कितनी बार अंदर बाहर करेगी रोशनी। आइसक्रीम। ओ बेबी, यू वांट आइसक्रीम? पर मुझे नहीं लगता तुम्हारी नई चाची को आइसक्रीम बनाना आता होगा, क्यों रोशनी? बट एक मीठा तो आज बनाना चाहिए था तुम्हें, आफ्टर ऑल आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ बहू, एक काम करो, एक मीठा बना लो तो रसोई पूरी हो जाएगी। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, अब मीठा भी, क्या होगा इनके शरीर का, उफ। ना चाहते हुए भी रोशनी को रसोई में जाना पड़ता है। रोशनी फ्रिज खोलती है जहां उसे चॉकलेट्स मिलते हैं। चॉकलेट केक बना देती हूँ, पिंकू भी खुश हो जाएगा और मीठा भी हो जाएगा।
रोशनी बाहर जैसे ही सभी को केक सर्व करती है, सभी उसके नाम की माला फेरना शुरू कर देते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। ओह, इसे कहते हैं डिजर्ट। मुझे तो लगा था तुम मीठा बनाने में फेल हो जाओगी रोशनी, पर तुमने तो बहुत ही टेस्टी मीठा बनाया है। सच में रोशनी, सिर्फ पिंकू को ही नहीं, हमारे घर में सबको मीठा बहुत पसंद है। तब से रोज मीठा बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सुबह के नाश्ते को खत्म हुए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि विनोद अपनी बहू से पूछता है, दोपहर के मेन्यू में कुलचे छोले हो जाए तो गलत नहीं होगा, है ना रितिका बेटा? रितिका नहीं पापा जी, रोशनी। अब तो रोशनी बोलने की आदत डाल लीजिए। अब घर में सिर्फ इकलौती मैं नहीं रही, आपकी नई बहू भी आ गई है। और वैसे भी पिछले 6 सालों से आप मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं। अब नई बहू के हाथ के खाने का टेस्ट भी देख लीजिए। बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। तू दोपहर में कुलचे छोले बना ले रोशनी, और गुलाब जामुन, क्या कॉम्बिनेशन है। गुलाब जामुन, वाह, यस यस दादी। सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर की रसोई, फिर रात का खाना, फिर वापस से अगली सुबह से वही खाने का चक्र। ये कैसे बर्तन साफ करती है तू निम्मी? ये देख, कढ़ाई से चिकनाहट भी नहीं गई। काम करने का मन नहीं है तो बोल दे। अब इतना तेल का तला खाते हैं आप लोग, कहाँ से हटाऊं मैं चिकनाई? अब ऐसा भी कोई साबुन नहीं आता भाभी जो इतने तेल की चिकनाहट को हटा दे। आपको अगर मेरे काम में नुक्स निकालना है तो ये काम आप ही संभाल लीजिए, क्योंकि मेरे पास काम की कमी नहीं है। वैसे निक्की की बात भी गलत नहीं है। मैं भी ना इस पर बेकार ही भड़क रही हूँ। ये तेल मसाले का खाना खाकर मेरा मन इतना चिड़चिड़ा हो गया है कि मुंह से टेढ़ी बोली तो निकलनी है। पर ऐसे कब तक चलेगा? इस घर के खाने में कुछ तो बदलना पड़ेगा, पर क्या बदलूं? मेरा बेटा सब्जियां खाना नहीं चाहता, तो मैं उसे सब्जियों को सॉस की तरह पीसकर ग्रेवी बनाकर रोटी के ऊपर लगाकर दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। अब आपको भी ऐसा ही कोई नुस्खा अपनाना पड़ेगा। और दिमाग लगाकर रोशनी बनाती है आइसक्रीम। कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं, पालक की आइसक्रीम, और साथ में इंटरनेशनल डिश की तरह पाइनएप्पल प्योरी, और अपने ससुराल वालों की फेवरेट आलू की सब्जी और पराठे, और लग जाता है टेबल पर खाना। रितिका भाभी, याद है आपको? आपने मुझे बताया था कि एक बार आप स्विट्जरलैंड गई थी, और आपकी तो इंग्लिश सुनकर लगता ही है कि आप फॉरेन बहुत बार गई होंगी। वही बनती है ना आलू की प्योरे? सो आज मैंने वही ट्राई कर लिया, मीठे में आइसक्रीम और आलू के पराठे और आलू की सब्जी। हाँ, प्योरे, आई नो। प्योरे तो पपीता का था, पर उसमें मसाले ऐसे थे कि टेस्ट से पता ही नहीं चले, और सच में किसी को पता ही नहीं चलता। और पहली बार अब बोलो जो आलू के सिवा कुछ नहीं खाते थे, आज पालक की आइसक्रीम और पपीता खा रहे थे। अरे वाह, ये आइडिया तो काम कर गया। अब क्यों ना मैं कुछ और ट्राई करूं, मीठे में जैसे कि शिमला मिर्च की मिठाई, गाजर के रसगुल्ले, ये सही रहेगा। और आलू के पराठे के ऊपर लगाने के लिए सब्जी की एक मीठी चटनी बना देती हूँ। अब इन लोगों को मीठा पसंद है तो बाबा मिठाई के रास्ते में सब्जियां खिलानी ही पड़ेगी, वरना तेल मसाला खाकर ये सभी अपने शरीर का पानी कर देंगे। और आज खाने में होती है मीठी मीठी सब्जियां। आजकल खाना खाने के बाद मूड अलग ही फ्रेश महसूस होता है, नहीं उमा जी? ये तो है जी, बहू के हाथ के मीठे इतने अच्छे होते हैं कि 2 रोटी और खा ले इंसान। हाँ चाची, ये रसगुल्ले इतने टेस्टी है और रंग बिरंगे भी, मजा आ गया खाकर। जैसे जैसे सभी की जबान पर सब्जियों का स्वाद चढ़ता जा रहा था, रोशनी और ट्रायल लेती जा रही थी, और आज वो बनाती है सब्जियों का केक, सब्जियों की मीठी रोटी जिसमें आलू भी था और आलू बीटरूट का हलवा भी। अब मुझे तेल भी बदलना होगा। एक बार में ही सब कुछ कर देती तो सभी को शक हो जाता। अब रिफाइन की जगह ऑलिव ऑयल यूज करूंगी। बाकी सब्जियों की ताकत इन लोगों को मिठाइयों से मिल रही है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, और अब रोशनी के फ्रिज में पालक, शिमला मिर्च, करेले, लाल मिर्च, हर चीज की आइसक्रीम मौजूद थी। आज सुबह जब रोशनी नींद से जागती है तो उसे जरा सी कमजोरी महसूस होती है। तुम्हें तो बुखार है रोशनी? अरे कोई बात नहीं है कमल, कभी कभी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाता है। मैं दवा ले लेती हूँ, फिर नाश्ता बना लूंगी। ज्योति को भी तो ऑफिस निकलना है और तुम्हें भी तो काम है। कोई जरूरत नहीं है, कितने दिनों से तुम बना रही हो खाना, आज रहने दो, आज भाभी बना लेगी। और आज खाना बनाती है रितिका, और सभी को बाहर टेबल पर सर्व करती है। ये कैसा मीठा है मम्मा, बहुत ही खराब लग रहा है, पेट में ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ बहू, ये क्या बना दिया, खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा, मुंह फिर रहा है ना पापा? कितना अजीब सा स्वाद लग रहा है खाने का, लगता है खाना बनाना ही भूल गई अब भाभी। किसी को खाना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि खाना बना हुआ था रिफाइन में, और सभी की रिफाइन खाने की आदत छूट गई थी। तब आती है रोशनी बाहर।
देखा आप सबने कैसे आप सबका फेवरेट तेल में तला हुआ खाना आज आपके ही गले नहीं उतरा, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। बॉडी जानती है क्या सही है क्या गलत, बस उसे एक ब्रेक की जरूरत होती है, जो ब्रेक मेरे हेल्दी खाने ने आपको दे दिया। मैंने चुपके से आप सबको मिठाई के जरिए सब्जियां खिलानी शुरू की, आपके ऑयल को बदल दिया। अब आप खुद देखिए। बहू, पर ये तो धोखा है। नहीं पापा जी, ये धोखा नहीं है, ये चिंता है जो आपकी बहू को आपकी थी। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए रोशनी का। इस दिन के बाद रोशनी के घर वालों को एहसास हो जाता है कि रोशनी क्या कर रही थी, और धीरे धीरे वो खुद सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं। ये कहानी है जयपुर के पवन और उसके नए नवेले ससुराल की। पवन अपने ससुराल का सिर्फ जमाई नहीं बल्कि जमाई राजा बन जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। जल्दी तैयार हो जाओ ना डार्लिंग, पग फेरू की रस्म के लिए हम लेट हो रहे हैं। अरे हाँ, बस चल रहा हूँ, कपड़े तो पैक कर लो, वरना फिर तुम ही कहोगी मैं एक ही कपड़ा रोज रोज पहने हुए था। क्या मतलब? हम तो शाम को ही वापस आ जाएंगे ना। अरे नो मैडम, हम 7 दिन जयपुर तुम्हारे मायके ही रुकेंगे। आखिर तुम भी तो यही चाहती थी ना। ओह डार्लिंग, हाउ स्वीट ऑफ यू। यस यस यस, मैं भी यही चाहती थी। मैं जल्दी से फ़ोन करके पापा को बता देती हूँ कि हम आ रहे हैं। हेलो पापा, मैं और आपके जमाई जी घर आ रहे हैं, वो भी 7 दिन के लिए। भाभी से कहना कि अच्छे पकवान बनाए। क्या जमाई जी आ रहे हैं? अरे वाह भाई, अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? कहाँ हो? अरे क्या है जी, काहे चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, जमाई जी और सोनी बिटिया आ रहे। क्या जमाई जी आ रहे? बहू, बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? क्या माँ जी, कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? रानी सिर्फ तेरा नाम है, खुद को सचमुच की रानी समझकर दिन रात सोया करती है। माँ जी, जैसे मैंने आपकी आवाज़ सुनी मैं आ गई ना। बस अब ज्यादा जुबान मत चला। सुन, फटाफट से लग जा काम में, जमाई जी आ रहे हैं। घर की साफ सफाई, सजावट और नाश्ते में पनीर के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, गोभी और आलू के पकौड़े और गाजर का हलवा रहेगा। और खाने में 4 दाल, 4 सब्जी, 2 रायते, अचार, पापड़, सलाद और 4 मिठाई रहेगी। तो तू ये सब बना डाल। और कुछ और याद आया तो बताती हूँ। और हाँ, मेन गेट पर आम की पत्ती की तोरण जरूर लगाना। माँ, इतना सारा खाना सिर्फ जीजा जी आ रहे हैं या उनका पूरा मोहल्ला आ रहा है? अरे चुप कर तू, जा भागकर बाजार से काजू कतली, पेप्सी, जूस और सजावट का सामान ले आ। और हाँ, जल्दी आइयो, या नहीं कि अपने मवाली दोस्तों के साथ पंचायत लगा ली। अरे माँ, क्या बात है, पूरे घर में ये अफरा तफरी कैसे? हे भगवान, पूरी रामायण खत्म होने को आई और जनाब ये पूछ रहे हैं राम कौन थे? कैसे ही पता चलेगा जब पूरा दिन बीवी के पल्लू से ही बंधा घूमेगा तो। माँ, ये गोल गोल बातें बनाने से अच्छा है कि बता दो क्या हुआ। अरे बीवी के गुलाम जमाई जी आ रहे हैं। क्या जमाई जी आ रहे हैं? अरे तो तू कहाँ चला? कहाँ चला मतलब? जमाई जी आ रहे हैं और ये मुझे अब आप बता रही हैं? अरे उन्हें शगुन देने के लिए सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी लेने जा रहा हूँ। तो भाई कन्हैया लाल जी के इकलौते जमाई जी अपने ससुराल आ रहे थे। पूरे घर में उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारी होने लगी। जैसे ही जमाई जी की गाड़ी ने हॉर्न दिया, सास, ससुर और साले साहब घर के गेट पर स्वागत के लिए खड़े हो गए। आइए आइए जमाई जी, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको आने में? ओ मम्मा, आप भी ना इसी गाड़ी से आ रहे हैं, क्या ही दिक्कत होगी? अभी जमाई पवन ने एक कदम आगे बढ़ाया भी ना था कि दोनों साले गोलू और बंटी अपने जीजाजी के पैरों में गिर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अरे भाई बस, मैं बूढ़ा थोड़ी ना हूँ जो इतनी देर तक पैर छूओगे। हाथ ही मिला लो साले साहब। अरे बहू, बहू कहाँ रह गई? जल्दी आरती की थाली लेकर आ। बस माँ जी आ गई। सो रही थी क्या? इतनी देर कर दी थाली लाने में, 1 मिनट से ज्यादा हो गया। जमाई जी खड़े हैं, उनके पाँव दुख गए होंगे। वो माँ जी खीर बना रही थी ना, माफ़ कर दीजिए, देर हो गई थाल लाने में। ठीक है, जा जल्दी पानी गर्म कर ले। दामाद जी के पैर दुख गए होंगे, गर्म पानी में धो देना तो उन्हें आराम मिल जाएगा। जी माँ जी। अरे माँ जी, भाभी कितनी जल्दी तो थाल लेकर आई, 1 मिनट में भला किसी के पैर दुखते हैं क्या? अब तो रहने दीजिए भाभी जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं जमाई जी, ये कर लेगी। वैसे भी ये थोड़ी ना काम चोर है, इसी बहाने कुछ काम धाम भी कर लेगी। फिर क्या था भाई, जमाई जी का हल्दी चावल से टीका किया गया, उन पर गुलाब के फूल बरसाए गए, इत्तर छिड़क कर उनका घर में प्रवेश कराया गया। कमरे में पहुंचती ही सामने नाश्ते से भरी बड़ी सी टेबल थी जिसमें तरह तरह के नाश्ते थे। घर की सजावट और नाश्ता काफ़ी अच्छा है। सब हमने ही किया है जमाई जी। वाह वाह,
ये तो बड़ा सही है। यहाँ सुबह से कर करके सफाई और खाना मेरी कमर टूट गई, और माँ जी है कि खुद सारा क्रेडिट ले ली। ये तो वही बात हो गई, काम तेरा नाम मेरा। पर भाई कर भी क्या सकते हैं, ससुराल है ससुराल। ओ गॉड, ये चाय कितनी मीठी है भाभी, आई डोंट लाइक दिस। माना आपका हाथ लंबा है, ससुराल की अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर आप खुद को भूल गई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 1 महीने की चीनी एक ही बार डाल दूंगी। पवन जी इतनी मीठी चाय नहीं पीते। एक काम आपसे ठीक से नहीं होता भाभी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, जाओ जल्दी से दूसरी चाय बना कर लाओ। अरे माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मीठी नहीं है। अरे नाना जमाई जी ये बना लाएगी, वैसे भी करती ही क्या है। अब अगर घर के जमाई को चाय भी बनाकर नहीं पिलाएगी तो क्या करेगी। बहू रानी किचन में गई, फटाफट दूसरी चाय बना कर ले आई और सबके साथ अपना कप भी उठा लिया। अरे बहू, तुम्हारी माँ ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या, जो जमाई जी और हम सबके सामने चाय का कप उठा लिया। वो माफ़ कीजिएगा माँ जी, बहुत थकान सी लग रही थी ना, तो सोचा। अरे भाई, खाने की देर हो रही है, ये देखो जमाई जी की चाय भी खत्म होने वाली है। जाओ गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल के सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी। रानी ने चुपचाप बिना पिए चाय का कप वापस टेबल पर रख दिया और फिर से किचन में घुस गई। दोपहर के 2 बज चुके थे, पर अब तक रानी ने कुछ भी नहीं खाया था, पर फिर भी उसने करीब 10 डिश बनाई और खाने की टेबल सजा दी। वाकई भाभी, आपके हाथ के बनाए हुए खाने की महक इतनी अच्छी है, तो फिर खाना कितना स्वादिष्ट होगा। आइए आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे जमाई जी, आप तो आराम से खाना खाइए, अगर ये भी खाने बैठ जाएगी तो सबको खिलाएगा कौन। हाँ पवन जी, मम्मी एकदम ठीक कह रही है, आप खाना शुरू करिए। तो फिर एक काम करते सोनी, तुम सबको खाना परोस दो और भाभी जी बैठ जाएंगी हमारे साथ खाने पर। और वैसे भी तुमने अभी भरपेट नाश्ता किया है, क्या ही भूख होगी तुम्हें। अरे मैं क्यों परोसूं सबको, अगर मैं ये सब करूँगी तो भाभी क्या करेगी, ये उसका काम है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। भाभी वो पनीर की सब्जी देना। जी नाना जी, ये लीजिए। फिर सबने खाना खाया। रानी जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगी, तभी सास सावित्री ने जोर की डकार लेते हुए कहा, बहू ओ शाम के नाश्ते के लिए मटर आलू की चाट और नूडल्स बना लेना। भाभी मेरे लिए पानी पूरी बना लेना। भाभी मेरा वो बादाम पिस्ता शेक भी बना देना। जी माँ जी, मैं सबका नाश्ता बना दूंगी। बेचारी रानी ने ढेर सारे बर्तन साफ किए, किचन साफ किया, फिर जल्दी जल्दी 2 पूड़ी खाकर नाश्ता तैयार करने लगी। उसने सबको नाश्ता कराकर चैन की सांस ली ही थी कि सास ने रात के डिनर की लंबी लिस्ट सुना दी। बहू, वो रात के खाने के लिए आलू के पनीर के पराठे और मूली के भी बना लेना, और हाँ साथ में छाछ और आलू और मूंग का हलवा भी। बेचारी रानी नौकरानियों की तरह सुबह से रात तक लगी रही और उसने सास के कहे अनुसार खाना तैयार करके सबको खिलाया। फिर रात के 1 बजे तक किचन बर्तन साफ कर, सुबह के नाश्ते की तैयारी कर, बिस्तर पर जाकर बेहोश हो गई। अगली सुबह, अजी गोलू जी, मैं ये कह रही थी कि जमाई जी और ननद जी आए हैं तो मैं बाज़ार चली जाती हूँ, उनके विदा के लिए कुछ तोहफे ले आती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो 10,000 रुपये और अच्छे अच्छे तोहफे लाना। जी गोलू जी। अरे अब जाओ, खड़ी क्यों। अब मैं ये कह रही थी कि 2,000 रुपये मुझे भी दे दीजिए ना, मुझे भी मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है। अरे अभी नए साल पर तो तुम्हें 2,500 रुपये दिए थे, अभी 1 महीना हुआ है, तुम्हें इतनी जल्दी सारे पैसे कहाँ खर्च करने हैं। खाना कपड़ा तुम्हें घर से तो मिलता ही है। हाँ जी, दिए थे आपने, पर वो खर्च हो गए, कुछ ज़रूरी सामान ले लिया था। तो जब सब ज़रूरी सामान ले लिया है तो अब क्या ज़रूरत है बहू। सही तो कह रही है मम्मी, जब सब सामान ले लिया है तो अब क्या ज़रूरत है। अब जाओ बहू, जल्दी वापस आना, दोपहर का खाना भी बनाना है। अजीब है, बेचारी भाभी सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी इनकी कोई कदर ही नहीं है। अपनी ननद जमाई के लिए जल्दी जल्दी तोहफे लेकर रानी वापस आई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। और करती भी क्यों नहीं, मरता क्या नहीं करता। अरे सोनी, बाजार से भाभी कितना थक कर आई हैं, और अब रसोई में हम सबका खाना, जिसमें भी 10 डिश है, जाकर उनकी मदद करवाओ। वाह जी वाह, मैं क्यों करूँ कुछ, ये सब भाभी के काम है, वो खुद ही कर लेंगी। और वैसे भी मैं पार्लर से फेशियल और हेयर स्पा करा कर आई हूँ, तो मैं तो मस्त सोऊंगी, मुझे खाने के टाइम पे जगा लेना। इतना कहकर सोनी धम से सोफे पर पसर गई और खर्राटे मार मार के सोने लगी। बहू, अरे बहू। जी माँ जी। अरे सोनी बिटिया सो रही है, दिख नहीं रहा है क्या। जाओ जल्दी बेडरूम से तकिया लेकर आओ, मेरी बिटिया के सिर के नीचे लगाओ।
शाम को अभी अभी सब चाय नाश्ता करके फ्री ही हुए थे कि अरे मम्मी, सोनी, सब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अरे साले साहब, आपने यूँ हम सबको अचानक तैयार होने के लिए कह दिया। वैसे कहाँ जा रहे हैं हम सब? जमाई जी, बस एक छोटी सी पार्टी आपके और सोने के लिए रखी है हमने। पहले तो पीवीआर चलेंगे और फिर कैफे। वाओ भैया, थैंक यू सो मच। सच में यू आर ऑसम। सब लोग आ गए? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। भाभी जी, आप सोनी के साथ बैठ जाइए। अरे तुम रानी कहाँ चल दी सच सवर के? वो जी आप सबके साथ। दिमाग तो ठिकाना है तुम्हारा? तुम कहीं नहीं चल रही। तुम भी साथ चली तो रात का खाना कौन बनाएगा? हाँ बहू, अगर हम सब चलेंगे तो घर पर कौन रहेगा? ऐसे घर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। और हाँ, खाने में खीर, दूध की रबड़ी और गाजर का हलवा ज़रूर बना लेना। ठीक है माँ जी। बेचारी भाभी सुबह से शाम तक काम करती रहती है, ऊपर से डांट खाती है। सच में ये सब बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब इनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह। सोनी, सोनी, अरे मैडम सुनती हो क्या? कौन है सुबह सुबह चिल्ला रहा है? ऐसा लग रहा है मुर्गा सर पर बांग मार रहा हो। सोनी, सुनो मैडम। क्या है जी, अभी सुबह के 10 ही बजे, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मुझे नाश्ता चाहिए, इसलिए तो मैं आवाज़ दे रहा था। नाश्ता? क्या 10 बज गए? भाभी ने अभी तक आपको नाश्ता नहीं दिया? बस एक ही दिन बेटी जमाई की आओ भगत करके दिखावा करना था। भाभी, भाभी। जी नाना जी। ये क्या तरीका है? सुबह के 10 बज गए, अभी तक आपने पवन जी को नाश्ता नहीं दिया? अरे मैडम, भाभी तो सुबह से 3 बार नाश्ते के लिए कहने आ चुकी है, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों? वो दरअसल कई दिन हो गए तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना मैंने नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता ही खाऊंगा। तुम ना नाश्ते में 5 तरह के पकौड़े, इडली, डोसा, ढोकला, कढ़ी बना लेना। बाप रे बाप, इतना सारा नाश्ता! ये तो 4 दिन में बनकर तैयार होगा। हे राम, इतना बनाने में तो मेरे शरीर की सारी 206 हड्डियाँ टूट जाएंगी। और अगर मना किया तो पवन जी नाश्ता नहीं करेंगे। फिर क्या भाई, सोनी ने नाश्ता बनाते बनाते दोपहर के 1 बजा दिया। उधर पूरे घर में कानाफूसी मची थी कि जमाई जी ने अब तक नाश्ता नहीं किया। बड़ी मुश्किल से सोनी ने नाश्ता बनाया, पर सिर्फ अपने पति के लिए। अरे सोनी, माँ जी और बाकी सबका नाश्ता कहाँ है? वो मुझे लगा था बाकी सब नाश्ता कर चुके होंगे, तो मैंने बस पवन जी का ही नाश्ता बनाया। अरे बेटा कोई बात नहीं, बहू बना देगी। उसका हाथ तो वैसे भी मशीन की तरह तेज चलता है। बहू, ए बहू। पर माँ जी, भाभी जी तो घर पर आई नहीं। क्या कहा? बहू कहाँ गई? वो मेरे लिए जो तोहफे लेने गई थी ना, मुझे वो कुछ पसंद नहीं आए थे, तो वो उन्हें बदल कर दूसरे लेने गई है। थोड़ा टाइम भी लग सकता है। हे राम, अब तो दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। कहाँ फंस गई। सास सावित्री और सोनी को मिलकर फिर नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाना पड़ा। सोनी, अरे मैडम सुनती हो क्या? क्या है, अभी सुबह के 9 बजे, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ये कपड़े धुल के प्रेस कर दो ना। क्या? अब ये सब भी मैं करूँगी? भाभी को बोलो ना। और भाभी, आप क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रही हो? दिखाई नहीं देता पवन जी कपड़े धुल के प्रेस करने के लिए कह रहे हैं? अरे वो भाभी जी ने तो कहा कि मैं धुल देती हूँ, मैंने मना किया। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे कपड़ों की सफाई तो कोई कर ही नहीं सकता, बस इसीलिए तुम्हें परेशान किया। जीजा जी देख लीजिए, आपका ये झूठ कहीं आप पर ही भारी ना पड़ जाए। चुप कर तू। जमाई जी लाइए, मैं धो देती हूँ। अरे माँ जी, आपकी ये सब करने की उम्र थोड़ी ना है, सोनी ही साफ कर देगी। हे भगवान, अगर मैंने इनके कपड़े साफ नहीं किए तो कल पार्लर के लिए पैसे कैसे लूँगी? तो भाई सोनी को बिना मन के पवन के ढेर सारे कपड़े धुलने पड़े और फिर उन पर प्रेस भी करना पड़ा। ओ गॉड, मैं तो मर गई। जितने कपड़े मैंने मेरी पूरी लाइफ में साफ नहीं किए, उतने आज करने पड़े। कहाँ फंस गई मैं। सोनी कपड़े अच्छे से प्रेस करके अभी बैठी थी कि सोनी यार, बड़े दिन हो गए, वो तुम्हारे हाथ की चीज़ सैंडविच नहीं खाई, प्लीज़ बना दो। डार्लिंग, मेरी हालत तो ऐसी हो रही है जैसे मुझे अभी चक्कर आ जाएगा। अरे तुम तो स्ट्रांग वुमन हो, तुम्हारी भाभी तो नॉन स्टॉप 4 बार खाना बना लेती है, तुम क्या एक बार मेरे लिए सैंडविच नहीं बना सकती? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? प्लीज़ बनाकर ले आओ ना सोनी डार्लिंग।
अब दीदी मेरे लिए भी प्लीज़, ज़्यादा नहीं, बस 8 में अपना पापी पेट भर जाएगा। 8 क्या, तू तो 108 खा लेगा। इस तरह पवन कुछ न कुछ काम बताकर सोनी और अपनी सास से करवाता रहता है। डार्लिंग, वो मुझे ना 8,000 रुपये चाहिए थे खर्चे के। क्या 8,000? पर तुम इतना पैसे को करोगी क्या? अभी और 20,000 के कपड़े और मेकअप तो लेकर आई हो तुम। ओह कम ऑन, आप भी ना, वो साड़ी तो मैंने पहन ली ना। अभी जो आप पैसे दोगे उससे मैं मेरे लिए शिवरात्रि पर पहनने के लिए साड़ी लाऊंगी। अब हर फेस्टिवल के लिए साड़ी थोड़ी ना ली जाती है, कोई भी पीले या लाल रंग की पहन लेना। ओहो, आप ना कितने कंजूस मक्खी चूस हो रहे हो। बस 8,000 रुपये की साड़ी की बात है। देख रही हो माँ, हम लोग तो पूरा दिन जमाई जी करते थकते नहीं, पर जमाई जी तो हमारी लाडली बहन को खर्चे तक के पैसे नहीं दे रहे। 8,000 रुपये के लिए इतनी आनाकानी, जैसे हमारी सोनी ने 1 करोड़ मांग लियो। अब छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा जमाई जी, पर ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। जब देखो तब आप उससे इतना काम कराया करते हो, खर्चा पानी भी नहीं देते, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने पराई तो गलत, और तुम सब भी तो यही कर रहे हो बेचारी भाभी के साथ। वो सुबह से रात तक काम करती है, घर में उन्हें कोई मान सम्मान नहीं देता, ये सब तो छोड़ो, कोई ज़रूरी खर्चा तक नहीं देता, तो फिर ये सब सही है क्या? वो दरअसल जमाई जी, बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब मेरी और सोने की इतनी अवभगत कर रहे हो, जमाई राजा, क्योंकि हम तुम्हारे जमाई है। तो भाभी जी तो इस घर की सदस्य है और घर की असली लक्ष्मी है, इस घर की रानी है। जिस घर में लक्ष्मी स्वरूप बहू की कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, वो किसी और का क्या मान सम्मान करेगा? तुम सब बस एक ही काम कर सकते हो, वह है दिखावा। सुधर जाओ सब लोग, वरना ऊपर वाले का डंडा दिखता तो नहीं, बड़ी जोर से पड़ता है। सचमुच आप हमारे जमाई नहीं बल्कि जमाई राजा हैं।